नमस्कार, आस्क फ्रेंड्स में आपका स्वागत है। मैं यशराज। तो लघु पराशरी पर आगे चर्चा करेंगे। अभी तक हमने आयुर्दाय अध्याय तक चर्चा किया था। अब जो है यहाँ से दशाफल अध्याय पर हम चर्चा करेंगे। और दशाफल अध्याय जो है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से एक एक श्लोक इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। ठीक है, मतलब आप इसे अच्छे से समझिएगा और अच्छे से अप्लाई करिएगा, ये मेरा आपसे अनुरोध है। ठीक है, और जितनी भी चीज़ों को आप अप्लाई कर रहे हो उसका फीडबैक दीजिए। कमेंट में करिए या फिर मेरे ट्विटर पे करिए। अगर आपने ट्विटर पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए। तो दशाफल अध्याय में सबसे पहला जो श्लोक आता है ना, वो श्लोक ये कहता है कि जितने भी ग्रह हैं, ठीक है, वो अपनी दशा में जब अपनी ही अंतर्दशा आती है, जैसे सूर्य में सूर्य की अंतर्दशा आएगी, ठीक है, सूर्य की महादशा, सूर्य की अंतर्दशा, चंद्र में चंद्र की, इसी तरह से जितने भी ग्रह हैं वो अपनी अंतर्दशा में अपना फल नहीं देते हैं, या फिर इसे मैं और स्पेसिफाई करके कहूँ, अपना विशेष फल नहीं देते हैं। ठीक है, ये कहा गया है मुख्यतः। फिर अपना वो विशेष फल कब देते हैं? अपना विशेष फल वो जो है वो देते हैं अपने जैसे अंतर्दशा में। ठीक है, इसे समझिए, बहुत बारीक ये एक श्लोक है। इनका ये कहना है कि जैसे कोई भी दशा शुरू हुई, शुक्र की दशा शुरू हुई, तो पहली अंतर्दशा तो उसी की रहेगी जो महादशा है। तो इसमें ये है कि जब वो पहली अंतर्दशा उसकी खुद की है तो शुक्र का जो भी फल है, शुभ है या अशुभ है, तो वो जो शुभ या अशुभ फल है वो विशेष कर नहीं होता है। ठीक है, वो बाकी फल होता है, मतलब और जो फल हैं वो होते हैं। अब इसमें ये समझना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ऐसा क्यों कहा गया है। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि कोई भी महादशा हो या फिर कोई भी ग्रह हो जिसकी महादशा चल रही है, वो ग्रह जो होता है ना उसके अंदर कई फल हैं, वो राजा है। ठीक है, अब अगर वो ग्रह जो है वो राजा है तो उसके अंदर इतने फल हैं कि वो उन फलों को देने के लिए किसी न किसी एक सहायक को ढूंढता है। ठीक है, अब अगर प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री स्वयं तो सारा काम नहीं ना करेंगे। ठीक है, वो किसी न किसी और दूसरे मंत्री को या फिर दूसरे सहायक को ढूंढेंगे अपना काम करवाने के लिए। तो उसी तरह से ये होता है कि अगर सूर्य की दशा शुरू होती है तो सूर्य का जब अंतर रहेगा तो फिर वो सूर्य अपने से ज़्यादा कुछ काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो अपने आप में ही हैं। ठीक है, जैसे आपके घर कोई मेहमान आता है तब आप अपना कुछ विशेष खातिरदारी करते हैं। ठीक है, अगर आपके घर में कोई मेहमान नहीं आ रहा है तो आप विशेष खातिरदारी नहीं करेंगे, आप सामान्य जीवन जिएंगे। ओके, ये आप समझिए। तो अब सूर्य की जो भी है, अगर सूर्य योग कारक है तो सूर्य योग कारक है तो जो उसके जैसे होंगे, जो बाकी योग कारक होंगे, उनको मिलने पर वो अपना फल देगा। अब देखिए, कोई भी अगर ग्रह है तो वो पूरी तरह से न कभी शुभ होता है न तो पूरी तरह से कभी अशुभ होता है। हर एक ग्रह के अंदर कुछ न कुछ दुष्प्रभाव होता ही होता है। तो अब जैसे शुक्र की महादशा है और शुक्र राजयोग कारक है उस किसी भी कुंडली में, तो अब अगर शुक्र राजयोग कारक है तो वो राजयोग कारक ग्रह जो शुक्र है वो पूरे 20 साल राजयोग तो नहीं न देगा। ठीक है, कुछ ऐसी अंतर्दशाएं आएंगी जहां पर वो थोड़ा खराब फल भी देगा। निर्भर करेगा कि शुक्र में कितना बल है और इसमें कितना बल है, अंतर्दशाओं में कितना बल है। ये आगे का श्लोक है वैसे। तो अब शुक्र में जितने अच्छे फल हैं, जैसे आप मान लीजिए कि कुंभ लगन की कुंडली है। ठीक है, अब कुंभ लगन की कुंडली है तो शुक्र की महादशा शुरू होगी, शुक्र योग कारक है। तो शुक्र में कोई बहुत फल नहीं मिलेगा, क्योंकि शुक्र अकेला क्या करेगा। ठीक है, अकेला वो कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ विशेष नहीं कर पाएगा। मैं ये कहूँगा कि अकेला कोई वो विशेष कार्य नहीं कर सकता है। जब उसको कोई एक साथी मिल जाएगा अच्छा या बुरा करने के लिए, तब वो करेगा। अब जैसे शुक्र योग कारक है तो
सामान्य तौर पर वो अच्छा ही करेगा। तो जैसे बुध है, ठीक है, अगर बुध उसके साथ योग में है तो बुध अच्छा करेंगे, अगर बुध उसके साथ योग में नहीं है फिर भी बुध अच्छा करेंगे, क्योंकि उसके मित्र तो हैं। उसी में अगर शुक्र की महादशा है कुंभ लगन में, और मान के चलिए कि सूर्य की अंतर्दशा आ जाती है, तो अगर सूर्य पीड़ित है तो फिर सूर्य जो है वो उसको मदद नहीं कर पाएगा, उसके जैसा ग्रह नहीं है ना। तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूं कि महादशा जैसी होती है, जो जो फल उसके अंदर निहित हैं वो फल वो तभी देता है जब उसको उसके जैसे अंतर्दशा मिलती है। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है ना कि पहले महादशा का प्रॉमिस समझना पड़ेगा किसी भी कुंडली में, क्योंकि अंतर्दशाएं जो हैं वो इनडायरेक्टली जो है वो फल महादशा का ही दे रही हैं, महादशा के ही अधिकार से दे रही हैं। अगर महादशा के अंदर अधिकार नहीं है किसी फल को देने का तो वो फल नहीं दे सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मान के चलिए कि उसी कुंभ लगन में बुध जो है वो आ रहा है, ठीक है, अब बुध में बहुत खास योग नहीं है, वो वहां पर अष्टमेश भी है, ये सब है, और उसमें एक ऐसा ग्रह है शुक्र जो योग कारक बन करके बैठा हुआ है। तो जब बुध की महादशा में शुक्र का अंतर आएगा तो शुक्र बहुत ज्यादा कुछ योग नहीं दे पाएगा, क्योंकि जो उसका मालिक है, जो राजा है बुध, उसमें उतना बली नहीं है, ठीक है, कुछ फल दे देगा। तो ये तरीका है इसको समझने का, सामान्य तौर पर मैंने समझाया है, बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहा। तो आपके दिमाग में ये समझ में आया होगा कि जब भी कोई महादशा है तो वो महादशा अपनी अंतर्दशा में कोई विशेष फल नहीं दे पाएगी, वो फिर विशेष फल या फिर कोई भी ऐसा फल जो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो वो तभी देगी जब उसको कोई साथी मिलेगा। अब साथी अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, ठीक है, ये है। अब इसमें क्योंकि देखिए कुछ विद्वान तो यहाँ तक कहते हैं कि 6 तरह के फल होते हैं। अब ये देखिए, ये कॉम्प्लिकेट करना हो जाएगा, मैं इसे वीडियो पे बताना नहीं चाह रहा था क्योंकि ये कॉम्प्लिकेट होगा, फिर बहुत से सामान्य लोगों को नहीं समझ में आया शायद, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि 6 तरह के फल होते हैं। पहला फल गुणज फल होता है, ठीक है, जैसे शुक्र है तो गुण क्या है शुक्र का? सौम्य, विलासिता, शादी विवाह, धन दौलत, इन सब का कारक है। तो ये उसके गुणज फल हो गए। अणुगुणज फल क्या होते हैं? ये दूसरा फल है। अणुगुणज फल वो होते हैं जो किसी राशि में बैठा हुआ है, उसकी प्लेसमेंट क्या है। अगर शुक्र पंचमेश है या फिर कोई भी ग्रह है अगर छठे भाव में बैठा है तो जो छठे भाव का जो फल होगा वो अणुगुणज फल होगा, ठीक है। फिर तीसरा फल होता है योगज, ये सबसे महत्वपूर्ण है। योगज फल क्या होता है? मैंने पहले की वीडियोस में बताया है। योगज फल वो कि योग कोई ग्रह करे जिनका म्यूचुअल रिलेशन हो जाए। म्यूचुअल रिलेशन किस तरह से होता है मैंने बताया हुआ है कि या तो म्यूचुअल एस्पेक्ट होगा या म्यूचुअल एक्सचेंज होगा, ठीक है, या म्यूचुअली एक दूसरे से केंद्र में बैठे होंगे या फिर वो कंजंक्ट होंगे म्यूचुअली। इस तरह से होते हैं, 4-5 तरह से योग बनते हैं। या म्यूचुअली त्रिकोण में बैठे हों तब भी होता है, सबसे न्यून माना जाता है इसे। तो इस तरह से ये होते हैं, 5 तरह के योग बना रहे हैं ग्रह। तो ये योग होते हैं, कोई भी चीज़ जब क्रिएट होती है ना, योग होती है ना, वही जो है वो अंतर्दशा में आती है। कि अब जैसे शुक्र खुद में बैठा है तो शुक्र अपने आप में कोई योग नहीं बना सकता है, ठीक है, उसके ऊपर बहुत अलग अलग इन्फ्लुएंसेस होंगे तब वो योग बनाएगा। इसे मैं क्लियरिफाई करूंगा आगे, मैंने ये क्यों बोला, इस स्टेटमेंट को नोट करिएगा। तो योगज फल जो है वो अंतर्दशा में होते हैं। फिर आता है चौथे पर सहायज फल। सहायज फल क्या होते हैं कि केंद्र में बैठा है कोई ग्रह, जैसे शुक्र चौथे में बैठा है और उससे 10वें में शनि बैठे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के सहायज हो गए, जिसे पराशर ने कारक ग्रह भी कहा है। ये कारक हो जाते हैं एक दूसरे के। तो ये एक फल होता है, 4 हो गए। फिर 5वां फल होता है आपका दृष्टज फल, ठीक है। अब जैसे शुक्र है, इसे कोई शुभ ग्रह देख रहा है या इसका मित्र देख रहा है तो उनके फल देगा, या शत्रु देख रहा है तो उनके फल देगा। ये दृष्टज हो गए। ये एक तरह का एस्पेक्ट है, म्यूचुअल एस्पेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। म्यूचुअल एस्पेक्ट का डिफरेंट मीनिंग है, वो योग होता है, और दृष्टज फल जो होता है वो शुभ और अशुभ देखते हैं उसमें ज़्यादा, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये ध्यान में रखिएगा कि अगर कोई ग्रह है, जैसे शनि है, शनि अगर शुक्र से म्यूचुअल रिलेशन में है तो वो योग बनाएगा। अगर केवल शनि शुक्र को देख रहा है, ठीक है, तो अब ये मित्र की
मित्रता निभाएगा अपनी, और अपना पापत्व भी देगा, ये दोनों देगा। ये डिफरेंस है दृष्टज में और म्यूचुअल एस्पेक्ट में। ठीक है, एक तरफ का एस्पेक्ट और म्यूचुअल एस्पेक्ट में ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। फिर आता है मितज फल। ठीक है, मितज फल वो कि बल के आधारित पर, कि ग्रह कितना षडबल में बली है, अष्टक वर्ग में कितना बली है, ये सब एडवांस चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये आ जाता है। अब ध्यान में रखने वाली बात ये है कि ये 6 तरह के फल हैं जो मैंने आपको गिना दिए। ठीक है, अंतरदशा जो होती है ना, जैसे किसी भी ग्रह की अंतरदशा है, तो वो अपनी अंतरदशा में ये 5 तरह के फल देता है, योगज फल नहीं देता है। जैसे शुक्र में, शुक्र की अंतरदशा है तो वो अपना गुणज फल देगा, अपना अणुगुणज फल देगा, अपना दृष्टज फल देगा, अपना मितज फल देगा, अपना सहायज फल देगा। ठीक है, योगज फल नहीं देगा, ये ध्यान में रखिए। अब इस पर एक और नहले पे दहला दे रहा हूं कि हमने अंतरदशा की तो बात कर ली, लेकिन अंतरदशा के अंदर भी प्रत्यंतर दशा होती है, प्रत्यंतर दशा के अंदर भी सूक्ष्म दशा होती है, और सूक्ष्म दशा के अंदर भी प्राण दशा होती है, और उसके अंदर भी देह दशा होती है। और सबसे ज़्यादा प्रभाव महादशा का होता है, फिर अंतरदशा का होता है, फिर प्रत्यंतर दशा का होता है, फिर जो है सूक्ष्म दशा का होता है, फिर प्राण दशा का होता है, फिर देह दशा का होता है। तो देह दशा तो हर दिन बदलती है, प्राण दशा जो है वो 2-4 दिन पे बदलती है, सूक्ष्म दशा जो है वो हफ्ते 10 दिन में बदलेगी। ठीक है, प्रत्यंतर दशा जो है वो महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में बदलेगी, या 6 महीने में अगर बड़ा ग्रह है तो। ठीक है, और ये जो अंतरदशा है ये कुछ 6 महीने, साल इससे बदलती है। महादशा तो पता ही है आपको। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, मैंने पहले क्या बोला कि अगर एक ही अंतरदशा है, अगर शुक्र में शुक्र की ही अंतरदशा है, तो अपना विशेष फल नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि जो 2 मुख्य बड़े फल देने वाले दशाएं हैं, महादशा एक मुख्य फल देता है, एक अंतरदशा मुख्य फल देता है, ये दोनों तो सेम ही हो गए। ठीक है, अब उस व्यक्ति को 2-2 पोर्टफोलियो खुद ही करना है, तो वो उतना नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर 3 पोर्टफोलियो भी दे दिया जाए तो शुक्र शुक्र शुक्र, अगर ये 3 पोर्टफोलियो दे दिया जाए तो तीनों पोर्टफोलियो उसे खुद ही करना है। अब बचा क्या? सूक्ष्म दशा, प्राण दशा और देह दशा, 3 पोर्टफोलियो उधर बचे। अगर चारों पोर्टफोलियो दे दिया जाए कि शुक्र 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 शुक्र, ठीक है, चारों हो गए, इसी तरह से 5 और 6 दे दिए, तब जो है वो सबसे ज़्यादा सामान्य फल होता है। अब जैसे जैसे ये बदलता जाएगा वैसे वैसे उसके फल बदलते जाएंगे, उसमें कुछ विशेषता आती जाएगी। जैसे कि शुक्र में शुक्र की अंतरदशा है और शुक्र का प्रत्यंतर है, हम 3 ही लेवल तक हम बात कर रहे हैं, इसे ज़्यादा नहीं ले जा रहा हूँ वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो शुक्र की महादशा है, शुक्र का अंतरदशा है, ठीक है, और शुक्र का ही प्रत्यंतर दशा है, तो कोई विशेष फल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि प्रत्यंतर दशा की जो रिजल्ट देने की कैपेसिटी है ना, वो उतनी नहीं है जितनी अंतरदशा की या महादशा की है, वो कम होती जाती है जैसे जैसे नीचे उतरता है। वो सब एक दूसरे की मदद ले लेके फल देते हैं। ठीक है, अब अगर शुक्र में, शुक्र की अंतरदशा में किसी तीसरे ग्रह की आ गई प्रत्यंतर दशा, तो फिर ये योग का फल देगा कहाँ कहाँ लेवल पर? अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा के लेवल पर, महादशा के लेवल पर नहीं देगा। ठीक है, वो योग फल होगा क्योंकि वो अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा के लेवल पर हो रहा है। जैसे शुक्र, शुक्र में बृहस्पति आ गए, तो अब शुक्र और बृहस्पति का जो भी फल होगा, ठीक है, वो प्रत्यंतर दशा के लेवल पर आएगा, क्योंकि प्रत्यंतर दशा वाला जो ग्रह है वो डिफरेंट है, और प्रत्यंतर दशा का जो रिजल्ट होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। ये हमने योग की बात की, ये योग फल की बात कर रहा हूँ। लेकिन कई बार ऐसा होता है, मैं आपको एग्जाम्पल में बताऊंगा कि जब कोई ग्रह कि ये जो 6 फल हैं ये एक ही जैसे होने लग जाएं, तो फिर वो अपनी महादशा में और अपनी ही अंतरदशा में कुछ विशेष फल भी दे जाते हैं, जो फल प्रत्यंतर दशा से प्रभावित होगा। इसको मैं उदाहरण से समझाऊंगा, आप उदाहरण देखिए। अब तो देखिए, ये कुंडली है, इस लड़के की शादी होती है फरवरी में, ठीक है, और दशा जो है वो मरकरी मरकरी राहु की है। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने उसे घेरा हुआ है लाल रंग से।
तो मरकरी मरकरी राहु की दशा में इनकी होती है शादी। अब मैंने क्या रूल बताया कि मरकरी जो है उसी की महादशा है और मरकरी की ही अंतर्दशा है, कैसे शादी हो गई? मैंने तो अभी बोला कि मरकरी की दशा में विशेष फल नहीं मिलेंगे उसकी अंतर्दशा में, क्योंकि जब जिस ग्रह की महादशा है उसकी अंतर्दशा हो तो विशेष फल नहीं मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर तब इतना विशेष कार्य शादी कैसे हो गया? ठीक है, तो इसे आप समझिए पहले कि क्या है। यहाँ पर मरकरी जो है, बुध जो है, वो लाभ स्थान में बैठा है। ठीक है। अब लाभ स्थान में बैठने की वजह से इसका गुणज फल जो है वो हम राशि से देखेंगे और मरकरी के खुद के स्वभाव से देखेंगे। ठीक है। तो गुणज फल जो है मरकरी का, क्योंकि शुक्र के साथ बैठा है तो विवाह के लिए कारक हो गया और शुक्र की राशि में बैठा है। और ये अणुगुणज से लाभ भाव में बैठा है। ठीक है, प्लेसमेंट लाभ भाव में हो गई। तो अब ये जो है लाभ भाव को महर्षि पराशर ने कहा है जयादि पुत्रादि। तो लाभ भाव जो होता है विवाह के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब ये लाभ भाव में बुध बैठा है और बुध को शनि देख रहे हैं, जो कि एक तरफा दृष्टि दे रहे हैं। तो हमने क्या देखा? गुणज फल, अणुगुणज फल, दो चीजें देखी हमने। ठीक है, महादशा पे देख रहे हैं अभी हम। फिर हमने देखा दृष्टज फल, ये भी देख लिया। ठीक है। अब यहां पर सबसे बड़ी बात है कि हमने इतने तीन फल देखे, तीन तरह से ये शादी के कराने के लिए महादशा हो गई, कारक हो गई। तो जब अपनी अंतर्दशा आएगी तो ये फल तो देगा ही ना। ठीक है, दृष्टज फल देगा ही, अनुगुणज फल देगा ही, गुणज फल देगा ही। ओके। योगज फल नहीं देगा। जो योग इसने जुपिटर से बनाया है, वीनस से बनाया है, सन से बनाया है, ये नहीं देगा। हाँ, उसकी राशि में शुक्र के बैठा है तो देगा उसका फल। ठीक है, क्योंकि वो गुण उसने अपना लिए ना। ठीक है, प्लेसमेंट से अपना लिए, उससे अपना लिए। सहायज फल, इससे केंद्र त्रिकोण में कौन बैठा, केंद्र में कौन बैठा है? तो मंगल बैठा है, मंगल से 10वें में बैठा है। मंगल पंचमेश है और दशमेश है। तो मंगल जो है योग कारक है, तो उसके भी फल देने में सक्षम। मंगल पूर्वा फाल्गुनी में है, तो वो भी एक प्रभाव है। ठीक है। अब मंगल स्वयं स्वयं की राशि, मतलब सूर्य की राशि में है, और सूर्य जो है वो शुक्र के साथ है। तो ये फल थोड़े थोड़े आ रहे हैं। ठीक है, अभी भी मैं योगज फल नहीं ले रहा हूं। अब हम देखेंगे कि ये महादशा का जो मालिक है ये नवांश में कैसा है। नवांश में यही मरकरी, ये बुध 12वें भाव में चला गया। ठीक है। और 12वें भाव में जाने पर 12वें का जो सुख है, सैया सुख, वो इसे मिला, अणुगुणज। ठीक है, ये मिला। फिर अब इससे केंद्र में शुक्र बैठे हैं, तो शुक्र का सहायज फल इसे मिल गया सहायता करने के लिए। ठीक है, सहायज फल मिला। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने कौन कौन से फल, यहाँ पे कोई दृष्टज फल नहीं है क्योंकि कोई ग्रह इन्हें देख नहीं रहे हैं। सहायज फल शुक्र का मिल रहा है महादशा से। ठीक है, ये कुछ एक फल है। अब सब मैं कहता हूं कि D16 बहुत जरूरी होता है। जब आप विवाह को देखें तो D16 जरूर देख लें, क्योंकि एक रस है जीवन में। ठीक है, राधा रानी जो रस के वो हैं, कृष्ण जी का जो रस है वो राधा रानी में है। ठीक है। तो जब वैराग्य बहुत ज्यादा फैल गया तब ये कृष्ण जी ने राधा और इनका किया। ठीक है, तब राधा का नाम ज्यादा फैला कि आप ज्यादा वैराग्य की तरफ ना जाएं। ठीक है। तो D16 जो है वो जितने भी मूवेबल हैप्पीनेस हैं और जो रस है, जो मटेरियलिज्म चीजें हैं, ये सबको दिखाता है। तो विवाह में भी जब D16 में जब दशा होती है सप्तम से संबंधित, तब भी वो विवाह कराती है। अब यहाँ पर D16 में देखिए मरकरी जो है वो लगन में बैठा है और शुक्र सप्तम भाव से देख रहा है। यहाँ पर भी उसे गुणज फल क्या मिला? शुक्र का अणुगुणज फल क्या मिला? लगन का। ठीक है, ये दो चीज हमने देखी। और पंचमेश और ये दूसरे का मालिक है, तो यहाँ से फल इन्हें मिल रहा है। केंद्र में इनके शुक्र बैठे हैं।
तो ये एक थोड़ा फल आ रहा है, लेकिन मैं इसे योगज फल नहीं ले रहा हूँ अभी भी शुक्र का। ठीक है, शुक्र की राशि में बैठा है, ये फल ले रहा हूँ। ये हमने इतने फल देखे, अंतरदशा पर भी यही अप्लाई होंगे। तो अपनी अंतर इतने ज्यादा फल से वो प्रभावित हो रहा है, सप्तम से इतना संबंध आ रहा है। ठीक है, शुक्र सप्तम के कारक से कितना संबंध आ रहा है, ये सब हम देख रहे हैं। ठीक है, और शनि भी देख रहा है, ये सब हम कंसिडर कर रहे हैं। अब हम देखेंगे अंतरदशा, वो भी मरकरी, उसका भी फल उसी तरह से। फिर प्रत्यंतर दशा। अब क्या है, अब ये प्रत्यंतर दशा पर योग लगेगा, और अंतरदशा तक योग नहीं लगा था। तो अब हम अंतरदशा जो मरकरी की है और जो प्रत्यंतर दशा जो राहु की है, इनके बीच में योग भी देखेंगे। ये योग भी फलित होगा अब। अणुगुणज और ये सारे, अब छह के छह जो फल है वो सब फलित होंगे अब। ठीक है, ये चीज है। तो अब हम योग देखेंगे अंतरदशा में कि मरकरी का और राहु का क्या योग बनता है। अब यहाँ पे राहु का जो डिस्पोजिटर है, तब हम अपना सारा इसमें अब मिक्स करेंगे। तो राहु का जो डिस्पोजिटर है वो बैठा है लाभ भाव में उसी के साथ। ठीक है, राहु खुद तुला में बैठे हैं। हाँ, नवांश में राहु खुद देखिए मकर में बैठा है, ये सप्तम भाव में, और शनि खुद इसे देख रहे हैं। और राहु का जो डिस्पोजिटर है उसको बुध से, जो सप्तमेश है जुपिटर, वो देख रहा है। ठीक है, बुध महादशा लगन भी तो हम बनाते हैं ना। ठीक है, तो अगर हम महादशा लगन बनाएंगे नवांश में मरकरी का, तो यहाँ से सप्तमेश जुपिटर वो शनि को देख रहा है। तो राहु बहुत प्रबल हो गया, क्योंकि ये लगन नवांश के सप्तम भाव में ही बैठा है। राहु बहुत प्रबल हो गया अपने फल देने के लिए, योगज फल देने के लिए। तो पहले हमने क्या देखा कि बुध की क्या महादशा और बुध की अंतर्दशा, कि क्या बुध अपने आप में इतना प्रभावशाली है, इतना प्रबल है कि वो विवाह का फल दे सकता है। तो वो था। ठीक है, तो यही चीज है कि हमें योगज फल को हटा करके उसके जो बाकी फल हैं वो एनालाइज करने पड़ेंगे कि क्या वो अपने आप में इतना काबिलियत रखता है वो ग्रह बाकी फलों से एक पर्टिकुलर रिजल्ट को देने के लिए। वरना उसे सहायता लेनी पड़ेगी ना, अंतरदशा की और बाकी दशाओं की। अगर वो अपने आप में इतना बली है, इतना प्रबल है कि वो अपनी ही अंतरदशा में जो फल उसे देना है वो दे सकता है, तो फिर वो फल वो देगा। यही इसका मूल मतलब है। अगर वो बुरा फल है तो बुरा फल देगा, अच्छा फल है तो अच्छा फल देगा। इससे ज्यादा उसका कोई मतलब नहीं है।